हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज हम अपनी जो सीरीज़ है एनवायरनमेंट पीटी 365 को उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा था क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, एंड वी हैव सीन वेरियस रिपोर्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू कवर ग्लोबल कन्वेंशन, और इसके साथ साथ हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ को भी देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर ली गई हैं, जो मैकेनिज़म्स यूज़ किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, और क्या क्या कन्वेंशंस हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें ऑफ़र चल रहा है, और उस ऑफ़र को पॉपुलर डिमांड पे एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्ट लाना है तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो समय रहते आप अपना मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं। मेंटरशिप डे चल रहे हैं, और साथ ही साथ GS 1 2 3 4 एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको मिल जाता है। इसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं स्टडी IAS। ओके, STUDYIAS, ये कोड आप यूज़ कीजिए, उससे आपको 10% का ऑफर भी मिल जाएगा, है ना। एक नया अनाउंसमेंट CSE एश्योर करके है। इसमें अगर आप 2 साल तक का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 साल तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। और लोन के लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए 20 बुक्स प्रिपेयर की गई हैं UPSC एक्सपर्ट्स के द्वारा। ओके, इन बुक्स को आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने के लिए। बेसिकली कहीं कहीं पर कंटेंट की कमी पड़ जाती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, आगे बढ़े तो UPSC कॉम्बैट आप लोगों ने पहले से ही सुन रखा होगा। साथ ही साथ इसमें आप काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, तो ये काफ़ी सही मौका है। आप अपनी प्रिपरेशन को एसेस प्लस स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। तो इसके लिए UPSC कॉम्बैट बहुत सही रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स को चुन सकते हैं। न्यू बैचेस अनाउंस हो गए हैं 21 के लिए, 22 के लिए एंड 23 के लिए। फाउंडेशन लेवल, एडवांस लेवल, है ना, जो भी आपका लेवल है उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आपको मिल जाएंगी 60 डेज, मिशन ईयर 1 360 डिग्री कवरेज भी मिल जाएगा, 1 ईयर 2 ईयर बैच। ठीक है, साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और आइकॉनिक लेना है तो ये फ़ीस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल कन्वेंशन। सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन अगर हम सुनते हैं तो क्या आता है भाई? सबसे, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ चलो ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज जैसी कुछ चीज़ हमने सुनी है, पेरिस एग्रीमेंट सुना है, जो कि 2015 में COP 21 में हुआ था। तो उसकी कंटिन्यूटी में यहाँ पर COP 26 आया है। लास्ट COP आपको पता होगा, मैड्रिड मैड्रिड में हुआ था स्पेन में। ठीक है, तो उस COP में क्या इम्पोर्टेंट था आपको पता है? उस COP में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी, सेंटियागो नेटवर्क करके। काफ़ी सारे अलग इनिशिएटिव्स भी आए थे, बट एक टर्म जो मुझे लगता है कि इस बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो था सेंटियागो नेटवर्क। ओके, सेंटियागो नेटवर्क। तो इसके बारे में किस किस को, जो जिसको भी पता हो एक बार कमेंट में लिखे। ऊपर से मैं बोलूँ तो ये यूज़ होता है, ये एक्चुअली सेंटियागो नेटवर्क टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था पुअर कंट्रीज़ को इन दी वॉरसो मैकेनिज्म ऑफ लॉस एंड डैमेज। ओके, अब हम आते हैं COP 26 में, जो कि PT 365 में टॉपिक दिया गया है। एक्चुअली ये वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, ये UNFCCC के अंदर ग्लासगो में होने वाली थी यूनाइटेड किंगडम में, बट ड्यू टू कोविड पेंडेमिक इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू November 2021।
अभी हमको जानना ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ रहेंगी हमारी। तो 4 प्रायोरिटीज़ निकल के आती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इस मीटिंग के लिए। पहली बात तो ये कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो भी देशों ने अपने अपने एनडीसीज दिए हैं 2015 पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, उसको क्या करना है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। कितने हो गए, 6 साल हो गए ना, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक नई चीज़ निकल के आई, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज़ देख ली थी कि नेट जीरो एमिशन करना है। जैसे कि जो कार्बन न्यूट्रल काफ़ी सारे देश बन रहे हैं, जापान, साउथ कोरिया, चाइना ने भी प्लेज रखी है। तो नेट जीरो एमिशंस की बात की गई है कि 2050 तक सबको प्लेज दिलवानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स, ऐसे इनिशिएटिव्स कंट्रीज़ को अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे एक्चुअल यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़े, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, जो हमारा गोल है वो हम रीच कर पाएँ। तो ऐसे रोबस्ट पैकेज लाने हैं, तो उसके डेवलपमेंट की बात करनी है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है क्लाइमेट चेंज के लिए, जब क्लाइमेट चेंज करना है, क्लाइमेट चेंज को अपने को मिटिगेट करना है, मतलब रोकना है क्लाइमेट चेंज को, तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा। पैसा क्यों, पैसा ही लगेगा तभी तो हम इसमें एक अपनी इन्वायरमेंट की चीज़ें डाल पाएंगे, मतलब इन्वायरमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्लीन प्रोजेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। जैसे मान लीजिए आपको एक विंड मिल लगानी है, तो विंड मिल लगाओगे तो आप क्या होगा, जो कोल है उसका खर्चा कम हो जाएगा, मतलब कोल कम खर्च होगा विंड मिल लगेगा तो। क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो इस विंड मिल को लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, वो कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो अपने प्लेज ली थी, दो दो फैसिलिटीज़ थी। एक थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, एक थी ग्रीन क्लाइमेट फंड फैसिलिटी। तो इन दोनों फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बात की थी। तो अब इन्होंने बोला है कि किस तरीके से इफेक्टिव मैकेनिज्म तैयार किया जाए जो कि 100 बिलियन डॉलर्स अ ईयर, मतलब पर ईयर बाय 2020 तक का हमने वादा किया था, उस कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक स्टैटिक कंसेप्ट पेरिस एग्रीमेंट का। ऑब्वियसली COP 21 2015 में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग। इट इज़ अ वेरी वेरी हाई मिसकंसेप्शन दैट पेरिस एग्रीमेंट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। ओके, पेरिस एग्रीमेंट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। अब इसमें कुछ हमने गोल्स अपनाए, जैसे कि सबसे पहला गोल तो ये है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक, 2 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे, अपने क्लाइमेट चेंज को हम कर लेंगे। हाँ, तो हमने एक लॉन्ग टर्म गोल रखा है कि टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हमने ये गोल रखा है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो लगभग 1990s के टाइम पर पड़ता है, उससे हम 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस कम रखेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस ही ऊपर जाना चाहिए उस लेवल से। जैसे कि मान लीजिए उस टाइम पर टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 27 था, तो हमको लिमिट करना है 29 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा टेम्परेचर। ओके, ये 2030 तक का हमने गोल रखा था। अब यह भी है कि अगर इसमें हम 29 तक तो रखेंगे, बट हम और इसमें एफर्ट डालेंगे कि ये 28.5 तक ही रहे। समझ रहे हो आप, कि 1.5 डिग्री ही अबव हो। तो एफर्ट्स ये करने हैं, और 2 डिग्री का गोल है हमारा। साथ ही साथ क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हो जाएगी 2050 तक, ये भी एक गोल है। अनदर गोल क्या है कि एनडीसी सारी की सारी कंट्रीज सबमिट करेंगी, जो कि हर 5 साल में अपडेट होगी। तो 5 साल हो गए तो अब अपडेट होना चाहिए, तो अभी ग्लासगो में होनी चाहिए थी। अब देखते हैं इसके आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। फिर इसमें एक और बात की गई है असेसमेंट की कि ग्लोबल स्टॉक टेल, मतलब हर 5 साल में इसका एक असेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि 2023 में होने वाला है, तो इसका असेसमेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वॉलंटरी कोऑपरेशन, मार्केट एंड नॉन मार्केट अप्रोचेस होनी चाहिए, है ना। मैकेनिज्म फॉर एनी कोऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनली ट्रांसफर ऑफ मिटिगेशन आउटकम्स, मतलब कि हमको एक ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन होना चाहिए मैकेनिज्म का। साथ ही साथ लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म जो वॉरशो का था, उसके साथ भी हमें उसके हिसाब से भी अडेप्ट करना है। देखिए, लॉस एंड डैमेज का सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि
कुछ कंट्रीज़ को इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है क्लाइमेट चेंज में, जैसे कि जो छोटे छोटे देश हैं, SIDS या हम स्मॉल आइलैंड स्टेट्स बोल रहे हैं, या फिर अपन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। तो इन कंट्रीज़ में और इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि इन कंट्रीज़ का लॉस काफ़ी ज़्यादा है, इन कंट्रीज़ का डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। कुछ चीज़ें लॉस हो रही हैं हमेशा के लिए, मतलब ये ख़त्म ही हो गई, दिस कैन नॉट बी रिकवर्ड। डैमेज हो रही हैं वो रिकवर हो सकती हैं। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए दैट इज़ अनाउंस्ड इन द वार्सो, ओके, वार्सो समिट। अब हम आगे बढ़े तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो फंडिंग मैकेनिज्म की बात थी, तो उसके लिए भी हमको एफर्ट्स डालने हैं। और पेरिस क्लाइमेट में एक और बात की गई थी कि जो भी हमारा फ्रेमवर्क रहेगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कॉम्प्लाइंस होना चाहिए और एडवर्सियल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म करे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। मेन ध्यान क्या रखना है, COP21 में NDC, नेट जीरो एमिशन बाय 2050, 2 डिग्री वाला थिंग, असेसमेंट इन 2023, ठीक है, 5 ईयर्स, हर 5 ईयर्स में होता है। ये मेन चीज़ें याद रखनी है, GCF याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं UNFCCC। तो UNFCCC आया कहाँ से? आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा कि रियो सबमिट हुई थी, 1992 में, ठीक है। 1992 में जब रियो सबमिट हुई तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई, जैसे कि एक आया था एजेंडा 21, ओके, एजेंडा 21 आया था, और भी काफ़ी सारी यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई थी। अब वहाँ पर रियो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग थ्री थ्री आपकी बॉडीज़ निकली थी। एक थी UNFCCC, जो ये है, एक थी आपकी CCD डिजर्टिफिकेशन के लिए, एक थी CBD बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना। तो उनमें से एक UNFCCC थी। वहाँ से पूरा स्टार्ट हो गया अपना UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ओके, COPs होने लगे। अब क्या हुआ, UNFCCC के बाद जब क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ऐसी ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, उसके उस ऐसी कॉन्फ्रेंस पार्टी जो कि जापान में हुई थी, ठीक है, आई थिंक 2003 के अकॉर्डिंग अराउंड थी वो। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि इस क्योटो प्रोटोकॉल हम यहाँ पर साइन करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल में प्लान्स रखे गए थे 2008 से 11 का, एंड देन 11 से 20 का, KP1 KP 2.0 लाइक दिस। उसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टीज थी, जो लोगों ने साइन किया था, उनको बोला गया CMP, ओके, क्या बोला गया, CMP। अब उसके बाद आया पेरिस 2015 में COP21। जिन लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट भी, जो लोग उसके पार्टी थे, ठीक है, उनको बोला गया CMA, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज ए मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। UNFCCC के मेंबर्स COP, क्योटो प्रोटोकॉल, और इनमें से जो आए उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन किया, तो वो कौन हो गए, CMP। उसके बाद CMA पेरिस भी साइन करने वाले। इस तरीके से क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। और हर एक स्टेज में जो लोग बच गए उनको बोला गया ऑब्जर्वर्स, वो तो ऑब्वियस है, आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आ गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक रिलेटेड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने एपेक्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। ये 17 मेंबर्स की कमिटी है जो कि बातचीत करेंगे NDCs के बारे में, एक रिस्पॉन्स तैयार करेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे। और अपने जैसे इंडिया के NDC क्या है, तो 30 से 35% तक रिडक्शन होना चाहिए GDP एमिशन में, है ना। GDP की जो एमिशन इंटेंसिटी है उसमें रिडक्शन होना चाहिए बाय 2030। और लेवल क्या रखा है अपने, 2005 का लेवल रखा है, इतना पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसका शेयर 40% तो करना ही है 2030 तक। 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बनाना है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का हमने वो रखा है टारगेट की, इतना हमको 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, 475 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़े तो ये AIPA को कहाँ से, किस एक्ट के द्वारा कौन सा एक्ट एम्पावर करता है बनने के लिए, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का सेक्रेटरी, ओके। फंक्शन क्या रहेंगे, वही NDCs को कोऑर्डिनेट करना, UNFCCC लेवल पर डेवलप करना प्रोग्राम्स, है ना, नेशनल अथॉरिटी के फंक्शंस जो बेसिकली होते हैं।
वो सारे। इसमें आप बस एक बार इनको रीड कर लीजिए और आगे बढ़िए। इसको आप ज़्यादा याद रखने की कोशिश मत कीजिए इन फंक्शंस को। बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये कोऑर्डिनेट करता है, ये डेवलप करता है, ये फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक बेसिक। ठीक है। याद क्या रखना है आपको कि जैसे मैंने हाईलाइट किया कि सेक्रेटरी कौन होता, मतलब इसका चेयरमैन कौन होता है AIPA का, तो सेक्रेटरी ऑफ MOEF है ना, इस तरीके से MUFCC। तो इस तरीके से अपने याद रखना है। अपने को पता होना चाहिए NDCs क्या है इंडिया के, ये 3 NDC नहीं और भी NDC हैं। तो सारे NDCs की आप लिस्ट बनाओ और उसको आप याद करो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा कि क्या कोई एक टॉपिक बता दिया ख़त्म किया, आपको यही बताया जाएगा कि इसके आसपास आपको कितना कवर करना है, स्टैटिक में कितना डेप्थ में जाना है। ठीक है। तो ये आपका पूरा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और आपका स्टैटिक मजबूत होगा तो इट विल बी मोर देन इनफ। जस्ट आपको रिवाइज करना है टॉपिक्स को एंड यू कैन गो टू द एग्ज़ाम। अभी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ये देखिए आप, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है ये पोर्टल। ये पोर्टल सच में बहुत अच्छा है, मैंने खुद इस पोर्टल पर जाके देखा और इस पोर्टल में सारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स इतने अच्छे मैनर में दिए गए हैं। किसी भी UPSC या फिर स्टेट PCS प्रिपरेशन करने वालों के लिए डायरेक्टली नोट्स का सोर्स करें, नोट्स का सोर्स है वो एक तरीके से। ओके। तो ये एक्चुअली नॉलेज पोर्टल है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई, जैसे इंडिया का क्लाइमेट प्रोफाइल क्या होना चाहिए, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, बायलैटरल या मल्टीलेटरल कॉपरेशन कौन कौन से हैं, है ना, इंडिया क्लाइमेट नेगोशिएशंस कौन कौन सी हैं, किस किस लेवल पे नेगोशिएशंस हो रही है। तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाइमेट इनिशिएटिव्स की बात करता है। तो इस पोर्टल पे आप जाइए और आप देखिए, आप जाओगे तो आपकी एक मेमोरी बिल्ड होगी कि हाँ ये मैं गया था इस पे तो मैंने ये देखा था। तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये किसने लॉन्च किया है। और इसको सबसे मेन बात तो ये होती है कि प्रीलिम्स तो ठीक है, अपने को अपने पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप मेंस में लिख पाएँ। तो जो जो चीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होगे वही चीज़ आप मेंस में लिख पाओगे, क्योंकि मेंस में काफ़ी लिमिटेड सोर्स आपको याद रहता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो बेसिकली यह हुआ था कि 2015 में ही जब COP पेरिस एग्रीमेंट चल रहा था, उस टाइम पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई थी। ठीक है। इंडिया और फ्रांस का एक्चुअली ये बेसिकली इनिशिएटिव था। बेसिकली इसमें बेसिकली इंडिया लेड था, बट कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों लाइन्स आपको पता है ना। देखो ये अर्थ है तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पे 23 पे आ गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो एरिया है पूरा ये अर्थ का, ये वाले एरिया में अर्थ का जो इंसुलेशन है मैक्सिमम होता है ऑब्वियसली। तो ये बोला गया था कि यहाँ के देशों को एक ऐसा इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इन लोगों को एक अलायंस बनाना चाहिए जो कि सोलर का हो, मतलब यहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनना चाहिए। तो ये इंडिया ने प्रपोज किया था और फ्रांस ने भी इसको सपोर्ट किया था। अभी ये हुआ है कि इंडिया और फ्रांस री इलेक्ट हो गए हैं एज प्रेजिडेंट एंड को प्रेजिडेंट फॉर द ISA फॉर 2 years। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि इसका डिवीजन, ISA का डिवीजन किस तरीके से है। 4 रीजन्स में, एशिया एंड पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन। कैरेबियन रीजन आपको पता है कौन सा होता है? अमेरिका ये जाता है, अमेरिका इस तरीके से, और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है। ये वाला एरिया को, ये पूरा एरिया को कैरेबियन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ISA में कौन कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, क्योंकि ISA इज वन ऑफ द फ्लेक्सिब प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो these initiatives are very very important for you. Okay, now coming back to the initiatives, CSCA, coalition for sustainable climate action. Okay, क्या है ये? तो ये हम देखते हैं। कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, ये एक ISA का इनिशिएटिव है। इसमें ये कहा गया है कि पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और प्राइवेट का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें एक एंगेजमेंट होना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एंगेजमेंट लाने की बात की गई है, तो एक सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन दोनों मिलकर निकाल पाएँ। एक और इनिशिएटिव है जिसमें
सोलराइजिंग हीट एंड कूलिंग सिस्टम, उस पर 7th प्रोग्राम लाएंगे, है ना, जिससे जो ट्रेडिशनल पावर सोर्सेस हैं वो एनर्जी यूज़ करता है, तो उसको क्या करेंगे हम, सोलराइजिंग करेंगे। एक्चुअली जैसे कि अपना फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक एसी है, तो एसी जो ट्रेडिशनल पहले कहाँ से यूज़ कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ रही है, थर्मल पावर स्टेशन से, तो कहीं ना कहीं कोल का यूज़ हो रहा है, तो उसका हम सोलराइजेशन करेंगे, है ना। तो उस तरीके से बात की गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर, है ना, ये आपको याद करना है। विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना अवार्ड एंड दिवाकर अवार्ड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड एंड दिवाकर अवार्ड ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए आईएसए। ओके, आईएसए से रिलेटेड है, क्योंकि 16 अवार्ड्स हैं सारे सारे। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको कुछ अवार्ड्स का नाम बताए थे, सीड अवार्ड्स, अगर आपको याद होगा, ससाकावा अवार्ड, है ना। अगर आपसे ये पूछ जाए ससाकावा अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। आईएसए केयर्स एक नया इनिशिएटिव है जिसमें बात की गई है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या स्मॉल आइलैंड्स वाली कंट्रीज़ हैं, वो सारी जो जो इनमें से आईएसए की मेंबर हैं, उनमें हेल्थ केयर सेक्टर में, है ना, हेल्थ केयर सेक्टर में सोलर एनर्जी का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। ठीक है, आईएसए केयर्स उसी से रिलेटेड है। तो अभी हमने आईएसए के इनिशिएटिव्स देखे, अब थोड़ा सा आईएसए के बारे में हमने पहले ही जान लिया है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ISA is conceived as a coalition of solar resource countries, either completely or partly between the Tropic of Cancer and Capricorn, to address the special energy needs. गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, सोलर लाइट हाउस होल्ड्स में 2020 तक आ जानी चाहिए। ई पोर्टल भी बनाया गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि पहले जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में ही था, अभी एक अमेंडमेंट आया है रिसेंटली, आईएसए फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट आया है और बोला है कि ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन टू जॉइन आईएसए इंक्लूडिंग बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। कल को उठ के अगर जैसे कि आर्कटिक में से कोई देश, है ना, आर्कटिक रीजन में से कोई देश बोलता है कि हमको आईएसए का पार्ट बनना है, तो वी विल वेलकम देम विथ ओपन हैंडेडनेस। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, WSTS के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक्चुअली करता क्या है ये, जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि अब रिसर्चर्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें आके ये लोग सोलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर सकें, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकें, एंड इसी तरीके से वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें। ओके, यहाँ पर एक दो इम्पोर्टेंट बात हुई। सबसे पहली तो आईएसए ने एक ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया। अब ट्री पार्टाइट किस किस के बीच में, मतलब एक तो हो गया अपना आईएसए, ठीक है, एक हो गया अपनी मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन सी वाली, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और तीसरा हो गया वर्ल्ड बैंक। ये किस लिए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, ये था OSOWG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेट इनिशिएटिव। ये वाला इनिशिएटिव हम बाद में डिस्कस करेंगे ही एनर्जी सेक्टर में, बट आपको ब्रीफ दे देता हूँ। इसका कंसेप्ट है द सन नेवर सेट्स। एक्चुअली सन जब है सन यहाँ पर रहता है, अर्थ अपनी रोटेट करती है, एक तो रिवॉल्व करती है और एक रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो डे एंड नाइट फिनोमेना अपने को देखने को मिलता है। तो अगर इस साइड डे हो रहा है तो इस साइड क्या होगी, नाइट, और जब इस साइड नाइट होगी तो इस साइड होगा। तो ये जब चीज़ चल रही है तो कहीं ना कहीं तो हमेशा डे रह रहा है, तो सन कहीं पूरे अर्थ पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए पूरी पूरी अर्थ पे ही बिल्कुल सन नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि WSTC, ये WSTC का जो OSOWOG इनिशिएटिव से ये बात करता है कि इस तरीके से हमको ग्रिड बनानी चाहिए, पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट करना चाहिए सोलर का, कि आप आपस में एनर्जी को शेयर कर सकें। मान लीजिए कल जाके अमेरिका में सन हो रहा है और इंडिया में नाइट है, तो अमेरिका इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करता है जब ज़रूरत हो। तो ऐसा एक ग्रिड बनाने की बात की गई है, अभी ब्रॉड फ्रेमवर्क रखा गया है, एक डेप्थ में नहीं गए हैं। फिर एक अनदर बात की गई है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जर्नल ऑन सोलर एनर्जी, IJOSE इनिशिएटिव्स, ठीक है, ताकि वेरियस सेक्टर्स, वेरियस ग्लोब के, मतलब अलग अलग जगहों के जो पब्लिशर्स हैं आर्टिकल्स के हैं, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें, है ना। तो उनके लिए एक जर्नल बनाई गई है ISA की। तो यहाँ पर वो अपने सोलर एनर्जी पे आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे। अब हम एक नए प्रोग्राम की इनिशिएटिव की बात करते हैं जिसका नाम है क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया केयर प्रोजेक्ट। ओके, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये क्या करेगा कि जो रीजनल रेजिलियंस का डेटा होता है या एनालिटिकल सर्विस होती है, पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ खराब हो रही है तो उसके इफेक्ट को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकें, मिटिगेट कर सकें, और वो कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो अपना जैसे इंडिया है, तो यहाँ पर काफ़ी एक तूफान आ गया, तो यहाँ पर ये पूरा इलाका क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसको कैसे वापस से रिकवर किया जाए, या जो तूफान आ रहा है उसके इफेक्ट को कैसे मिटिगेट किया जाए, कम से कम किया जाए, यहाँ पर अपन रेजिलियंस की बात कर सकते हैं। तो साउथ एशिया में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, डाटा का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी सर्विसेज को हम प्रमोट करेंगे, फंड करेंगे, तभी तो रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे एक रेजिलियंस बनेगी, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करने के बाद हम असेस करेंगे टाइम टू टाइम कि अच्छा ये वाला हमने इनिशिएटिव लिया तो उसका इफेक्ट इतना आया, इसका इफेक्ट इतना आया, तो वो तो करना पड़ेगा। और केयर टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेगा। एक हो गई रिम्स, एक हो गई ADPC, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, एंड एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी कंसेप्ट, तो आपको इजी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब कुछ और इनिशिएटिव्स हम देखेंगे, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जैसे कि क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 में नीदरलैंड के द्वारा होस्ट की गई। क्लाइमेट अडेप्टेशन, ये याद रखना, अडेप्टेशन एक्शन अलग है, वो 2020 वाली है, वो अलग है, और ये अडेप्टेशन नीदरलैंड वाली, ठीक है। तो अडेप्टेशन समिट लॉन्च की गई। अब इस समिट में क्या हुआ कि इस समिट में बात की इनोवेट करने की, एक्सेलरेट करने की, जो वर्ल्ड के एफर्ट्स हैं अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट चेंज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अडेप्टेशन गैप क्या होता है, तो वही यहाँ पे बात की गई कि अडेप्टेशन करने में जो गैप है उसको ब्रिज कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए अडेप्टेशन एक्शन एजेंडा होना चाहिए, एक रोड मैप तैयार होना चाहिए, है ना। तो क्लाइमेट रेजिलियंस फ्यूचर बाय 2030 की यहाँ पे बात की गई इस अडेप्टेशन एक्शन एजेंडा में। आगे हम दूसरे इनिशिएटिव की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन समिट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। बेसिकली ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट आ गई है। ठीक है, अब लोगों को अपने अपने NDCs को रीसेट करना है या नेट जीरो एमिशंस की बात करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक्चुअली ये ग्लासगो का एजेंडा तय कर रहा है कि ग्लासगो में हम बात क्या करेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले COP26 जब कवर किया था तो हमने देखा था कि 4 पॉइंट्स की बात की गई थी, वही 4 पॉइंट्स इसमें हाइलाइट्स थे इसके। एक्चुअली इसको होस्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन, ओके, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के द्वारा इन पार्टनरशिप विद चिले एंड इटली टू मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट। यहाँ पर मेन है, यहाँ पे न्यू कमिटमेंट्स अंडर 3 पिलर्स की बात की गई। मिटिगेशन करना है, अडेप्टेशन करना है, एंड फाइनेंस कमीशन। मिटिगेशन NDC और नेट जीरो एमिशंस, ये हमने बात कर ली है। क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर ली और अडेप्टेशन प्लान की बात कर ली है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब क्योटो प्रोटोकॉल तो आपको पता ही है कि क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी जिसने क्लाइमेट को कहा था कि उसको कम से कम एमिशन रिड्यूस करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमिशंस को रिड्यूस करना है बाय एवरेज ऑफ 5% बिलो द 1990 लेवल। तो ये एक बाइंडिंग ट्रीटी थी, हाउएवर उतना सक्सेस नहीं हो पाई है। अब सेकेंड कमिटमेंट, इसका पीरियड भी एंड हो गया 2020 में, है ना, तो अब 2021 आया है। तो अब देखते हैं कि COP26 जब होता है तो किस तरीके से एजेंडा रखा जाता है, नए NDCs क्या बनते हैं और क्या अब नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे।
तो यहाँ पर हमने एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर जो भी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स थे क्लाइमेट चेंज को लेकर, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ स्टैटिक बैकग्राउंड देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे मिटिगेशन मेजर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे यहीं पे हम रुकते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर विद मी। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। और कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस पूरे के पूरे सीरीज़ की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।